हरिया एक छोटा सा किसान था जो पालमपुर गांव में अपनी पत्नी और 2 बैलों के साथ रहा करता। वो बैल उसके साथ काफी समय से थे, जिससे हरिया को अब बहुत ज्यादा लगाव भी था। वो उन दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और समय पर उन्हें दाना पानी भी देता। लेकिन उसकी बीवी रजनी बहुत ही कंजूस थी और हरिया पर हमेशा अपने 2 बैलों की इतनी देखभाल के लिए चिल्लाया करती और उसे बहुत डांटा करती। अरे रजनी, बैलों के पानी का बर्तन खाली पड़ा है, तुमने इसे भरा क्यों नहीं? क्यों सही समय समय पर भर दिया करो, ऐसा मैंने कितनी बार बोला है तुमसे। बेचारे बैल प्यासे मर जाएंगे। हाय दैया, ये बैल कब से बेचारे हो गए? सारा दिन तो चारा पानी मिलता है नहीं, मुझे हजारों काम होते हैं। तुम्हारी तरह सारा दिन इनकी देखभाल में तो नहीं लगा सकती ना मैं। अरे उनके आसपास तुम्हें पूरा दिन कौन भटकने को कह रहा है? बस समय समय पर इन्हें खाना और पानी देती रहा करो, इतना ही तो कहा है मैंने। अभी आप आ गए हैं ना, तो खुद ही पिला दीजिए इन्हें पानी। यहाँ मैं हमारे लिए खाना बनाऊं या इन 2 बैलों को देखूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कल जो मैंने पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे देना जरा। क्यों जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो बैलों के गले की घंटियां बदलनी है, बहुत पुरानी हो गई हैं, तो सोचा नई ला दूं। हरिया की ये बात सुनते ही रजनी हरिया को घूरने लगती है। अरे इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? घूरू नहीं तो क्या करूं? अरे इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि इन बूढ़े बैलों के गले में घंटियों का खर्चा शुरू कर दूं अब मैं। अरे पर कल ही तो। देखो जी, घर में और भी खर्चे होते हैं, इसलिए मैं आपको पैसे वैसे नहीं देने वाली। कह दिया सो कह दिया। रजनी बहुत ही कंजूस मिजाज की महिला थी, इसीलिए वो हरिया को पैसे नहीं देती। साथ ही वो बैलों के चारे पानी के खर्चे से भी अब बहुत परेशान थी। बात एक रोज की है, जब रजनी हरिया के लिए दोपहर का खाना लेकर खेत पर जाती है तो देखती है कि बैले खेतों के बीचों बीच ही बैठे हैं। हरिया उन्हें खेत जोतने के लिए उठाने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, दोपहर हो गई, अभी तक थोड़ा भी काम नहीं हुआ। कैसी काम चोरी कर रहे हैं आप? काम चोरी मैं नहीं, ये बैल कर रहे हैं। उठ ही नहीं रहे हैं दोनों। उठेंगे कैसे? बूढ़े हो गए हैं दोनों, मैं तो तंग ही आ चुकी हूँ इनसे। रजनी बोल रही थी कि तभी गांव के एक बड़े सेठ की पत्नी वहाँ से गुजरती है और वहाँ आती है तो दोनों पति पत्नी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राम राम सेठानी जी, आज हमारे खेतों की तरफ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा हरिया को खेत जोतने की बात कह दूं। हाँ हाँ सेठानी जी, कल मैं बैलों को ले आऊंगा खेत जोतने के लिए। तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आते हैं, ये खेत जोत भी पाएंगे या नहीं? सेठानी जी आप चिंता मत करिए, ये बूढ़े जरूर हैं, लेकिन काम के बहुत है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सेठानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरिया बैलों को लेकर सेठानी के खेत पर जाता है, लेकिन उन बैलों को खेत जोतने में ही पूरा दिन ही निकल जाता है। तो सेठ हरिया को आधे पैसे ही देता है, जिसमें से कुछ पैसे तो बैलों के चारे पर ही खर्च हो जाते हैं और बचे हुए हरिया अपनी पत्नी रजनी के हाथ में थमा देता है। अरे ये क्या, इतने कम पैसे कैसे? वो खेत जोतने में पूरा दिन लग गया तो सेठ ने आधे पैसे ही दिए। अरे तो बेच क्यों नहीं देते इन बूढ़े बैलों को? इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे नए बैलों का जोड़ा खरीद लेंगे, जिससे दूसरों के खेतों को जोतने पर ज्यादा पैसे तो घर आए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रजनी? मुझे इन दोनों बैलों से बहुत लगाव है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे तुम्हारी इन बैलों के लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं रजनी, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। हरिया उन बैलों को बेचने से साफ इनकार कर देता है। समय बीतता है, हरिया के छोटे से खेत में इस बार कुछ फसल नहीं होती और कोई भी उसे अपने खेत जोतने का काम भी नहीं देता, जिसके कारण अब उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। धीरे धीरे ये नौबत भी आ जाती है कि ना बैलों के चारे के लिए पैसे थे और ना ही घर के खाने के लिए कुछ अनाज था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी रात के समय भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया अपने बैलों को साफ कर रहा होता है, तभी रजनी वहाँ गुस्से में आती है। अरे अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे ये बताओ तुम? कल रात भूखे पेट सोए हैं हम दोनों, अब क्या भूख से मरते देखना चाहते हो मुझे? रजनी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन?
हाँ तो तुम्हें मेरी कसम है, बेच आओ इन बैलों को। हरिया रजनी की कसम के आगे मजबूर हो जाता है और दोनों बैलों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। उसका मन बहुत दुखी था। कुछ ही देर में वो गांव के मंदिर के आगे से गुजरता है। तभी एक सांप आकर बैल को काट लेता है तो दूसरा बैल सांप से बचते हुए दूर भाग जाता है और जिसे सांप ने काटा था वो मर जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हरिया के आंसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्यों बेचने आया इन्हें? अब मैं क्या करूंगा? सब मेरी गलती है। भगवान, ये क्या हो गया? हरिया खूब बिलक बिलक कर रोता हुआ भगवान को पुकारता है। तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हरिया हैरान रह जाता है। भोलेनाथ? हरिया, शांत हो जाओ। तुमने मुझे दिल से याद किया है। तुम्हारे दुख को हरने के लिए मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ, मांगो। भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 2 बैल थे, जिनमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक सांप के काटने से मर गया। मुझे मेरे बैल बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों बैल तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। तभी भोलेनाथ के हाथ से एक रोशनी निकलती है और सांप के काटने से मरा बैल जिंदा हो जाता है और भगवान भी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हरिया उस बैल को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहीं पीकर तो नहीं आए हो ना? ऐसा नहीं हो सकता, सच बोलो। तुमने एक ही बैल बेचा था ना और एक को वापस घर ले आए? नहीं नहीं रजनी, मैं सच कह रहा हूँ। भोलेनाथ ने इस बैल को जिंदा किया है, नहीं तो मैं इसे। बस बस, मुझे आपकी ये बेतुकी बातें नहीं सुननी। आप इस बैल को बेच कर आना, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रजनी हरिया की बातों का विश्वास नहीं करती और उसे फिर से बैल को बेचने के लिए कहती है। अगले दिन हरिया बैल को एक सेठ को दुखी मन से बेच देता है और हाथ में पैसे लिए निराश होकर लौटता है तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आपने तो मेरी बात ना सुनने की ठान ली है ना? आप इस बैल को लेकर नहीं गए अब तक। बैल? पर मैं तो बैल को बेच आया रजनी। अरे आप झूठ क्यों बोलने लगे? अगर आपने बैल बेच दिया तो ये कौन है? तभी हरिया देखता है कि बैल तो वहीं खूंटे से बंधा है और वो बहुत हैरान होता है। उसके बैल को बेचने के बाद भी बैल वहाँ कैसे आ गया और पैसे भी उसके हाथ में थे। अगले दिन वो फिर से बैल को बेच देता है और उसे अच्छा दाम भी मिलता है, लेकिन घर आता है तो बैल फिर से खूंटे से बंधा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? ये बैल तो अनोखा हो गया, बार बार बेचने के बाद भी अपनी जगह पर आता है। मैं समझ गया रजनी, ये भोलेनाथ का वरदान है, वो वरदान जो उन्होंने मुझे उस दिन दिया था। हरिया, अब तुम्हारा बैल तुमसे कभी अलग नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। यानी ये बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, और ये तो तुमने देख ही लिया कि मेरे बेच आने के बाद भी ये बैल यही मेरे पास है। इस तरह हरिया समझ जाता है कि अब उसकी बैल कोई साधारण बैल नहीं, एक अनोखा बैल है। एक रोज वो उसे खेत में लेकर जाता है तो वो बैल अकेले ही पूरा खेत जोत देता है। ये देखकर हरिया हैरान था, क्योंकि उसके बैल में एक अलग ही ताकत आ गई थी, जिसके बाद से वो एक दिन में बैल की मदद से दूसरे लोगों के खेतों को भी जोतने का काम शुरू करता है, जिससे अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और इस तरह से उस अनोखे बैल की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से सुधर जाती है। साथ ही बैल उससे कभी भी अलग नहीं होता और उसे लाभ भी देता है। कमल एक किसान था जो कि खेती करके ही अपना गुजारा करता। कमल की खेती से ही उसकी इतनी कमाई हो जाती थी। इस बार अच्छी फसल होने की खुशी में कमल एक गाय खरीद लाया, लेकिन वो गाय थोड़ी सी बूढ़ी थी। घर लाने पर वो एक जगह टिक कर बैठ जाती है। तभी कमल की पत्नी रानी आंगन में आती है और एक गाय को देखकर बोलती है, अरे ये क्या, ये किसकी गाय ले आए आप? किसकी नहीं, हमारी है, खरीद कर लाया हूँ मैं इसे। पर क्यों लाए? हमारे पास पहले से 2 गाय और 2 बैल हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी? तू नहीं समझेगी, ये बहुत बड़ी कहानी है। तो छोटी करके सुनाओ, पर सुनाओ। रानी के कहने पर कमल उससे बोलता है, क्या है ना, मैं शहर गया था
खेतों के लिए बीज लेने। तभी रास्ते में देखा कि यह गाय जमीन पर बैठी है। इसका मालिक इसको बहुत जोर जोर से मार रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गाय वाले ने तुम्हें गाय दे दी और चला गया? अरे नहीं रे, सुनो तो। उसके बाद हुआ कि मुझे इस गाय पर तरस आ गया और फिर मैंने उस आदमी को रोकते हुए कहा, हे मूर्ख आदमी, इस गाय को क्यों मार रहा है? तो उसने कहा कि यह गाय एक जगह पर बैठ गई है और उठ ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं उसका? तब मैंने कहा कि ऐसा करो, अगर मैं इसको उठाने में कामयाब रहा तो ये गाय तुम मुझे बेच दोगे। फिर तुम इसको लेकर आए हो? इसका मतलब तुमने उठा दिया था क्या? लेकिन कैसे? अरे तुम भी ना सुनती नहीं हो पूरी बात। मैं कुछ घास लेकर आया और मैंने गाय को कहा कि अगर इस घास को तुमको खाना है तो मेरे साथ चलो। बस ये आलसी गाय खाने के लिए मेरे पीछे चल दी और अब ये यहाँ है। हे भगवान, मेरा पति दिमागदार तो है लेकिन मूर्ख भी है। ये आलसी गाय ले आया, पता नहीं ये क्या ही कारनामे करेगी। खैर, तुम संभालो अपनी गाय, मैं चली काम पर। रानी इतना कहकर कामों में लग जाती है। कमल गाय को बाकी की गाय और बैलों के साथ बांध देता है। कुछ देर में वो सभी गायों को चारा डाल देता है। आलसी गाय भी आराम से बैठकर चारा खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह कमल सोचता है कि वो गाय और बैलों को खेतों में ले जाए ताकि बैलों से थोड़ा बहुत हल जुतवा सके और गाय को चारा खिला सके। लेकिन उसकी लाई आलसी गाय अपनी जगह से उठती ही नहीं है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब वो अपनी जगह से नहीं हिलती तो कमल अपनी दूसरी गाय और बैलों को लेकर खेत के लिए निकल जाता है। उसके पीछे से रानी आंगन में आती है तो आलसी गाय को तबेले में ही बंधा देखती है। ये देखकर वो गुस्से में कहती है, ना जाने मेरे पति की बुद्धि को क्या हुआ जो इस आलसी गाय को लेकर आ गए। देखो कैसे आराम से पसरी हुई है। मैं तो नहीं करूंगी इसकी आओ भगत। रानी इतना कहकर चली जाती है। शाम को कमल अपने बैलों और गाय को लेकर आता है। अब भी उसकी आलसी गाय बैठी बैठी सो रही थी। कमल आकर उसको चारा डालता है। बाकी की दो गायें उस आलसी गाय को देखकर गुस्से में उसके पास से दूर हट जाती हैं। अगली सुबह कमल अपनी गायों बैलों को फिर से खेत पर लेकर जाता है, लेकिन वो आलसी गाय अब भी नहीं उठती। कमल अच्छे दिल का आदमी था। उसने अपने जानवरों पर कभी हाथ नहीं उठाया था, इसीलिए आज भी वो अपनी बाकी की गायों को लेकर जाने लगता है। और उसकी पड़ोसन सोमवती कमल के घर आती है और आवाज लगाती हुई बोलती है, अरे कमल भैया, कहाँ जा रहे हो? रानी बहन कहाँ हो? सोमवती की आवाज सुनकर रानी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ सोमवती बहन, ये तो खेत चले गए, कोई काम था क्या? वो हमारे बैल की तबीयत खराब है, जरा अपना बैल दे दो, खेत जोत के शाम को ले आऊंगी, चिंता ना करना, चारा भी अच्छा खिलाऊंगी। पर सारी गायें और बैल ये लेकर गए हैं, गाय को चराने और बैलों को खेतों में जुतवाने। तुमको मैं बैल कहाँ से दूं? अरे क्यों झूठ बोल रही हो रानी बहन, वो तबेले में क्या जुगाली कर रहा है? अरे ये तो एक गाय है, एक नंबर की आलसी है, इसको सिर्फ खाना और सोना आता है। बहन गाय ही दे दो, बाकी नहीं देनी तो मना कर दो, ऐसे बहाने मत मारो। अरे अब क्या कहूँ, ले जाओ, मेरा क्या जाएगा, मगर ये जाएगी नहीं, बहुत आलसी जो है। सोमवती गाय को चलने को कहती है लेकिन वो नहीं उठती। वो काफी जोर लगाती है लेकिन गाय टस से मस तक नहीं होती और जाने का नाम तक नहीं लेती। लेकिन कुछ देर के बाद में गाय का जाने का मन कर जाता है और सोमवती ये देखकर खुश होती है और वहां से उसे लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही सोमवती अपने पति के साथ उस गाय को अपने खेतों में लेकर जाती है, वो आलसी गाय वहीं पर बैठ जाती है। सोमवती और उसके पति की लाख कोशिश करने के बाद भी वो गाय टस से मस नहीं होती। सोमवती और उसका पति उस गाय के आगे चारा लाकर रखते हैं, पानी लाकर रखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें लाकर रखते हैं कि जिससे वो उन्हें खा ले और उठकर खेत जोतने लगे। लेकिन गाय अपनी जगह पर बैठी रहती है। अंधेरा होने पर अपने आप उठकर खड़ी होकर चलने लगती है। ये देखकर सोमवती को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को वापस से रानी के घर ले जाती है और उससे बोलती है, अरे रानी बहन कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ।
रानी और कमल दोनों ही घर के आंगन में आते हैं, जहाँ सोमवती गाय को लिए खड़ी थी और दोनों के आते ही बोलती है, अरे बहन, अपनी आलसी गाय को वापस रख लो, किसी काम की नहीं है ये, बल्कि मेरा खर्चा और ही बढ़वाया इसने तो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बहन, तुम ही नहीं मानी, अब भुग तो। अरे लेकिन इतने आलसी गायें तूने रखी ही क्यों है? अपने घर के अंदर से इसे निकाल दे, किसी काम तो आती जाती नहीं है। देखो सोमवती बहन, ये बात जरूरी नहीं कि जो चीज काम ना आए वह चीज घर में रखने लायक नहीं। भले ही यह गाय आलसी है, लेकिन देखना एक दिन ये गाय मेरे सबसे ज्यादा काम आएगी। इतना बोलकर कमल उस गाय को वापस से तबेले में बांध देता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन वो गाय तबेले से कहीं बाहर नहीं जाती। जब उसका मन करता तो वो उठती, वरना एक ही जगह पड़ी रहा करती। दोनों पति पत्नी गाय की सेवा करके थक गए थे। गाय के कारण बाकी की गाय और बैलों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते एक दिन रानी कमल के पीछे से उस गाय को खोलती है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती है। तूने कुछ तो करना है नहीं, बस बैठे बैठे मेरा काम बढ़ा। तेरे कारण दूसरे पशु भी आलसी होते जा रहे हैं। मेरे पति तो तुझे कभी निकालेंगे नहीं घर से, इसीलिए ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। रानी गाय को रास्ते पर छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। अब जब शाम को कमल घर आता है तो अपनी गाय को घर में ना देखकर रानी से पूछता है, रानी, मेरी गाय कहाँ है? अरे बताओ कहाँ है? वो मुझे दिख क्यों नहीं रही? कोई उसको लेकर गया क्या? नहीं आएगी अब वो, छोड़ आई उसे मैं गांव के बाहर। अरे उस आलसी गाय की सेवा कर करके मैं थक गई थी। कुछ करती तो है नहीं, बस चारा खाती रहती है। उसकी वजह से बाकी के 2 गाय और बैलों को ठीक से खाना नहीं मिलता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे वो तो एक जानवर है। हम तो उस गाय को माता के रूप में जानते हैं। तुम गाय को ऐसे ही कैसे छोड़ आई? अगर वो गाय कुछ नहीं कर सकती तो उस गाय को क्या वैसे ही बैठाकर हम खिला नहीं सकते? हाँ, उस आलसी को ऐसे ही बैठा कर खिलाओ और उसके चक्कर में जो काम करते हैं उन बैलों को कम खाना दो, ताकि ये भी देखकर आलसी बन जाए। रानी इतना बोलकर चुप हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। लेकिन कमल रात में ही उस गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कमल पूरे गांव में और गांव के बाहर के रास्ते पर देखता है, पर उसे वो गाय कहीं भी नहीं मिलती। बेचारा निराश होकर घर आता है और अगले दिन गांव में एक घोषणा की जाती है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, जंगल में एक चीता भाग चुका है जो गांव की तरफ ही आ रहा है। सभी अपने अपने घरों में रहकर अपने जानवरों की रक्षा करें और अपने जानवरों को घर में ही रखें। जंगल के कुछ अधिकारी उस चीते को ढूंढते हुए गांव में आएंगे, तो जब तक उसको ना पकड़ा जाए अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। सुनो सुनो सुनो। ये सब कुछ सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन कमल गांव के बाहर गया हुआ था खेतों के लिए बीज लेने। रानी को कमल की चिंता हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी वो खिड़की से देखती है कि कमल घर के दरवाजे पर आने ही वाला होता है, पर अचानक कमल के आगे वो चीता आ जाता है। ये देखकर रानी अपने घर के आंगन में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ, अरे मेरे पति को बचाओ, उनके सामने चीता है, वो उसे खा जाएगा, मेरे पति को कोई तो बचाओ। गांव के लोग अपने घर की खिड़की दरवाजों से झांकते हुए देखते हैं कि कमल के सामने चीता खड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी चीता दबे कदमों से कमल की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक उस पर कूदकर हमला करने लगता है कि तभी कमल की आलसी गाय उसके आगे आ जाती है और उस समय उस गाय और चीते में लड़ाई होती है। हालांकि गाय कमजोर होने के कारण चीते से हारने वाली थी, लेकिन जब तक वो लड़ती है कि इतने में ही जंगल के अधिकारी वहां आ जाते हैं और वो बेहोशी की गोली मारकर चीते को बेहोश करते हैं और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। गाय की ऐसी हालत देखकर कमल उसके पास जाता है और जोर जोर से रोती हुई कहता है, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मेरी जान बचाई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे अभी तक नहीं मिली, और जब मिली तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर गई। रानी, ओ रानी, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो। तुम ही कहती थी ना ये गाय आलसी है।
आज इस आलसी गाय ने तुम्हारा सुहाग बचाया। सोमवती बहन, तुम कहाँ हो? देखो ये गाय कितनी काम की निकली। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ कर देना। तुम मेरे कारण इतना ज्यादा दर्द सह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें शहर के अच्छे से अच्छे पशु चिकित्सालय लेकर जाऊंगा और तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। कमल गाय को पशु चिकित्सालय ले जाता है। उससे पहले ही वो गाय दम तोड़ चुकी थी। कमल के घर पर बैठकर खाने का कर्ज उस गाय ने चुका दिया, साबित कर दिया कि भले ही वो आलसी थी, लेकिन वो वफादार भी थी। गाय की वफादारी को देखकर रानी के भी आंसू निकल आते हैं। इतना ही नहीं, गाय के बलिदान पर पूरा गांव आंसू बहाता है।